हेलो स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने जो मेरे को लाइक्स और सब्सक्रिप्शन और जो व्यूज़ दिए हैं वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए आपने बहुत अच्छा मतलब रेस्पॉन्स दिया है मुझे इन दिनों। अब मैं आपको क्लासिकल मैकेनिक्स का एक टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में आपको बताऊंगा। तो इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है उसमें क्या होता है कि कोऑर्डिनेट्स होते हैं दो प्रकार के। एक कोऑर्डिनेट्स तो इंडिपेंडेंट होते हैं, एक कोऑर्डिनेट्स दूसरे कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन होते हैं। तो उनको एक इक्वेशन के द्वारा बताया जाता है। तो इस प्रकार की इक्वेशन के द्वारा जो बताया जाता है उस इक्वेशन को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हमारे पास में जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हैं और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन के रूप में दिखाया जाता है। तो इस प्रकार की इक्वेशन को ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये बोर्ड थोड़ा तिरछा आ रहा है कैमरे में, चलो कोई नहीं। The old coordinate can be represented as the function of generalized coordinates with the help of ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। मतलब ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज द फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की हेल्प लेंगे। तो इसमें आगे हम लिखेंगे इफ xi yi zi are the Cartesian coordinate of ith particle and q1 q2 q3 qk qi are the generalized coordinate, then ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहले इतना लिख लो आप, इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मतलब ith पार्टिकल मतलब जैसे कोई सिस्टम होता है वो कई पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो ith पार्टिकल मतलब कोई सा भी पार्टिकल, पहला, छठा, पांचवा, सातवां, 11वां, 20वां, 24वां, कोई सा भी पार्टिकल
उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन होगी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो रिलेशन होगा वो इस प्रकार होगा। एक्स आई बराबर एक्स आई Q1 Q2 QK QI T, ठीक है। वाई आई बराबर वाई आई Q1 Q2 QK QI T, जेड आई बराबर जेड आई Q1 Q2 QK QI T। ये तो है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन नंबर 1। अब हम लिखेंगे द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या हो जाएगी? जनरलाइज कोऑर्डिनेट को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के फंक्शन के रूप में दिखा देंगे। जैसे Q1 इक्वल टू Q1 एक्स आई वाई आई जेड आई टी। फिर Q2 को भी इसी तरह लिख देंगे Q2 एक्स आई वाई आई जेड आई टी। इसी तरह से आगे QK को भी लिख देंगे QK एक्स आई वाई आई जेड आई टी। इसी प्रकार से QI को भी लिख देंगे QI एक्स आई वाई आई जेड आई टी। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगी 2। ये इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम आगे लिखेंगे कि इन दोनों इक्वेशनों के मध्य, इन दोनों इक्वेशनों को जो रिलेट करता है वो एक नया ऑपरेटर होता है, जिसको हम जैकोबियन ऑपरेटर बोलते हैं। पहले एग्जांपल के लिए हम जनरलाइज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फॉर एग्जांपल आर आई बराबर आर आई Q1 Q2 QK T। ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे Q1 Q2 QK की, और आर आई हमारे पास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ये जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन हो जाएगी, जनरल ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। हमने जो इक्वेशन 1 और 2 लिखी है, ठीक है ना, आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेट की जाती है। इक्वेशन 1 और 2 जो हमने लिखी है वो एक दूसरे से रिलेट की जाती है। किसके द्वारा? एक नए ऑपरेटर के द्वारा। उस ऑपरेटर के बारे में बाद में पढ़ेंगे, पर अभी लिख लेते हैं रिलेटेड टू ईच अदर बाय द help of a new operator called Jacobian operator।
Jacobian operator is quantum mechanics mathematical ऑपरेटर। जैकोबियन ऑपरेटर को क्वांटम मैकेनिक्स मैथमेटिकल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो हमने देखा कि ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या है, दो सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन है और उनको रिलेट करने के लिए हम जैकोबियन ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। ये जैकोबियन ऑपरेटर क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, आपको आगे बताऊंगा मैं जब भी क्लास लूंगा। तो इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तो होता है इंडिपेंडेंट और एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का फंक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क क्या होता है? एक तरह का आभासी कार्य होता है, मतलब इमेजिनरी कार्य होता है। इसमें डिस्प्लेसमेंट भी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इस प्रकार से करते हैं कि इसमें जो फोर्स होता है उसको दो भागों में बांटते हैं हम, अप्लाइड फोर्स और कंस्टेंट फोर्स। तो ऐसे सिस्टम के कारण फोर्स लिया जाता है कंस्टेंट फोर्स, इसके द्वारा कुल किया गया कार्य शून्य हो। वैसे टोटल वर्क तो ये होता है कि अप्लाइड फोर्स और कंस्टेंट फोर्स दोनों के टोटल वर्क के बराबर होता है और दोनों का टोटल वर्क 0 होता है, क्योंकि हम सिस्टम को लेते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन में। हम ये देखेंगे कि सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेते हैं तो उस सिस्टम में जो भी पार्टिकल होगा, कोई पार्टिकल होगा, उस पर जो टोटल फोर्स होगा वो शून्य होगा। और फोर्स को बांटेंगे हम दो घटकों में, अप्लाइड फोर्स में और कंस्टेंट फोर्स में। और ऐसा सिस्टम लेंगे जिसमें कंस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया कार्य शून्य हो, तो अप्लाइड फोर्स के कारण भी कार्य शून्य हो जाता है, तो टोटल वर्क शून्य हो जाता है। तो इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। देखते हैं हम इसमें क्या करेंगे। तो हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। If the system of particle moving from one configuration to another, then each particle imagine to displaced imagine to displaced by an infinitesimal
vector del I which is called virtual displacement, which is called virtual displacement. In order to be equilibrium of a system of ith particle all the force will be vanishes. So Fi equal to 0. कहने का मतलब है सिस्टम को हमने मूव कर रहे हैं एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरे कॉन्फ़िगरेशन स्पेस में, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे सिस्टम को मूव किया जा रहा है। तो इसमें पार्टिकल को इमेजिन करते हैं कि उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, परंतु वो टाइम नहीं लेता है, टाइम नहीं लेता है। ऐसा कम डिस्प्लेसमेंट होता है कि हमें पता ही नहीं चलता किस समय वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनफाइनिटेसिमल वेक्टर del I which is called virtual displacement in order to be equilibrium of a system of ith particle। जब सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा, तो उसमें जो आईवा पार्टिकल होगा या कोई सा भी पार्टिकल होगा, उस पर जो फोर्स होगा उसका योग 0 होगा। तो Fi बराबर 0, ये हमने लिखा है अभी। मतलब सिस्टम जब इक्विलिब्रियम में होगा तो उसके प्रत्येक पार्टिकल पर टोटल फोर्स 0 है, क्योंकि वो साम्य अवस्था में है। तो साम्य अवस्था में होगा तो पार्टिकल पर फोर्स तो 0 ही होगा, क्योंकि वो किसी प्रकार का मूविंग कंडीशन में नहीं होगा। ठीक है ना, किसी प्रकार भी मूविंग कंडीशन में नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द स्केलर प्रोडक्ट of force Fi, scalar product of force Fi with virtual displacement del I will be virtual work which are vanishes। तो क्या लिखेंगे, Fi डॉट del I इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। मतलब फोर्स अगर 0 है तो उसका del I के साथ डॉट प्रोडक्ट भी 0 होगा, और del I वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो उसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हम जानते हैं
बल और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो वर्क होता है, तो ये वर्चुअल वर्क भी कहलाएगा। एफ डॉट एल आर है, क्योंकि ये वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट है तो ये वर्चुअल वर्क कहलाएगा और ये 0 होगा। अब हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें कंस्टेंट्स के कारण फोर्स तो होगा, परंतु कंस्टेंट्स के कारण अगर हम टोटल फोर्स देखेंगे तो वो 0 होगा। वो कैसे होगा? जैसे हम एक छोटे पत्थर को लेके एक धागे से बांध के यूं घुमाते हैं ऊपर, ठीक है ना, ये उसका उदाहरण है, यूं घुमाते हैं तो हमारे सेंटर में जो हमने उसको धागे को पकड़ रखा है उस ओर से एक टेंशन फोर्स कार्य करेगा उस पत्थर पर, तो पत्थर की ओर से वो हमारे उंगली की ओर होगा, हमारे हाथ की ओर होगा टेंशन फोर्स। देखते हैं ना, मास से जिधर से वो धागा बंधा हुआ होता है उस ओर होता है वो टेंशन फोर्स, ठीक है ना। तो वो टेंशन फोर्स होगा, वो उसके डिस्प्लेसमेंट के लंबवत होगा, तो जो टेंशन फोर्स के द्वारा जो कार्य होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। तो कंस्टेंट फोर्स के कारण जो भी वर्क होगा उसको 0 लेना है हमको, ऐसा सिस्टम लेना है। हमें ऐसा सिस्टम चुनाव करेंगे जो इसमें कंस्टेंट फोर्स के कारण कार्य 0 हो। इफ द constants are present, then the force acting on the ith particle is the sum। ith पार्टिकल पे जो फोर्स होगा वो सम होगा अप्लाइड और कंस्टेंट फोर्स का, ऑफ सम ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड constant force। हमने उस इफ द कंस्टेंट फोर्स आर प्रेजेंट, यदि हम माने कि कंस्टेंट फोर्स उस सिस्टम पर लग रहा है, जैसे कोई ब्लॉक है वो किसी सरफेस पर रखा है तो उसके ऊपर एक सरफेस से ऊपर की ओर एक अभिलंब फोर्स कार्य करता है, वो भी कंस्टेंट फोर्स है, परंतु जो mg कार्य करता है वो अप्लाइड फोर्स है। तो कोई भी सिस्टम होगा तो उस पर 2 तरह के फोर्स होंगे, एक तो कंस्टेंट फोर्स होगा और एक अप्लाइड फोर्स होगा। जैसे कोई मोती है वो अगर किसी तार में चल रहा है तो उसमें तार के कारण जो फोर्स होगा वो कंस्टेंट फोर्स होगा, और जो वो अपने भार के कारण चलेगा वो उसका अप्लाइड फोर्स होगा। तो इस तरह से उसमें 2 तरह के फोर्स होंगे। तो हम फोर्स को सिस्टम में आयत पार्टिकल पर जो टोटल फोर्स होगा उसको 2 घटकों में बांट लेंगे। पहला घटक तो होगा अप्लाइड फोर्स के कारण, दूसरा होगा कंस्टेंट फोर्स के कारण। तो हम उसी को लिखेंगे। ठीक है ना, टोटल फोर्स को 2 घटकों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो कंस्टेंट फोर्स होगा और एक अप्लाइड फोर्स होगा। तो हमारे पास जो फोर्स का जो इनफाइनाइट डिस्प्लेसमेंट, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है, उसमें जो फोर्स है वो 2 घटकों में वियोजित हो जाएगा। एक तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, एक तो अप्लाइड फोर्स, और एक ये तो अप्लाइड फोर्स
और ये कंस्टेंट फोर्स। ठीक है, अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखेंगे, पुट 2 in 1, तो हमारे पास में आएगा एफ आई ए प्लस एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे। एफ आई ए डॉट डेल आर आई प्लस एफ आई डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। ये हमने दोनों घटकों में वियोजित कर लिया और इक्वेशन को अलग अलग कर लिया। अब हम इसके बाद में हम सिस्टम कैसा ले रहे हैं, जिसमें कंस्टेंट फोर्स के कारण जो कार्य होगा वो शून्य होगा, टोटल कार्य शून्य होगा। कंस्टेंट फोर्स के अकेले के कारण कार्य शून्य होगा। कंस्टेंट फोर्स 2-3 तरह के होंगे, उनके कारण जो टोटल कार्य होगा वो शून्य होगा। द constraints force does not done any work, the system is restricted itself that virtual work done by force of constants इज 0। ठीक है ना, कंस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क होगा वो 0 होगा। कंस्टेंट फोर्स डज नॉट डन एनी वर्क, सिस्टम इज रेस्ट्रिक्टेड। सिस्टम ऐसा लिया है, सिस्टम ये प्रतिबंधित करता है कि ये मना करता है कि वर्चुअल वर्क कंस्टेंट फोर्स के द्वारा नहीं किया जा रहा। कंस्टेंट फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जा रहा है वो 0 है। Virtual work done by the force constants is 0. टोटल कंस्टेंट फोर्स के द्वारा, जैसे हमारे पास में हमने धागे वाला उदाहरण लिया, धागे से पत्थर को घुमाते हैं, तो धागे की जो लंबाई है वो भी कांस्टेंट है और जो टेंशन फोर्स है वो भी कांस्टेंट है। तो उसके द्वारा जो टोटल कार्य किया जाएगा, उदाहरण के लिए लिया है, वो ऐसा पूरा रियल एग्जांपल नहीं है, उदाहरण के लिए लिया है। तो टोटल कार्य जो किया जाएगा वो 0 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, कंस्टेंट फोर्स डॉट डेल आर आई इक्वल टू 0। तो अब क्या बचा, अप्लाइड फोर्स के कारण कार्य।
In this case, फोर्स ये 0 है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। फोर्स ऑफ कंस्टेंट्स इज परपेंडिकुलर to the surface while the virtual displacement is along the tangent on the surface. Therefore, virtual work done by the force of constants become 0. Then equation 3, तो केवल क्या बचेगा, अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क, और उसका मान भी 0 होगा। इसका मतलब एक्चुअल वर्क 0, ये हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी। मतलब कंस्टेंट ऐसा सिस्टम हमने चूज किया, आप देख लीजिए फोटो, हमने ऐसा सिस्टम चूज किया जिसमें कंस्टेंट फोर्स के कारण जो टोटल वर्क है वो 0 है। तो हमने वो कंडीशन लगाई, तो हमें मिला अप्लाइड फोर्स के कारण भी वर्क 0 है। अप्लाइड फोर्स के कारण वर्क 0, एक्चुअल वर्क 0 है। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। फ्रॉम इक्वेशन 5, it is clear that a system of particle is in equilibrium only if the total virtual work is 0. This is principle of virtual work.
and it is possible only when the work done by force of constants is become जीरो। बस यही है वर्चुअल वर्क का प्रिंसिपल। मतलब क्या है कि हम सिस्टम पे जो कंस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क होता है टोटल वो शून्य लेते हैं, तो उससे अप्लाइड फोर्स के कारण भी जो अन्य फोर्स के कारण जो वर्क होता है वो भी शून्य हो जाता है, तो टोटल वर्क शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रिंसिपल को वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल कहते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जिस तरह से आप अपना प्यार दे रहे हैं चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।